हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। ओके, तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले हम कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंपनी अकाउंट्स में किस किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं, कंपनी की डेफिनेशन है क्या। ओके, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस कौन सा एक्ट बेटा? आजकल कंपनी का कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 222 में, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की ये डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है इसमें? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और एक्ट। देखो, या तो इस एक्ट में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है हम उसको कंपनी बोलते हैं, या किसी प्रीवियस लॉ के थ्रू कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंपनी। यानी कि इस कंपनी की डेफिनेशन में कुछ भी क्लियरली कंपनी ने दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि इस कंपनी एक्ट में कोई हो या प्रीवियस में हो। तो हम प्रीवियस वाली भी देख लेते हैं कि पहले कंपनी की डेफिनेशन क्या चल रही थी। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि हमने कंपनी को क्या बोला है? क्या बोला है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि ये हमने किसके थ्रू क्रिएट किया है? कंपनी को लॉ के थ्रू। ठीक है, ये कोई रियल पर्सन नहीं है। ठीक है, हमने कंपनी को लॉ के थ्रू क्रिएट किया और कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। आर्टिफिशियल बेटे क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, कोई लिविंग पर्सन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपनी जो काम करेगी वो अपने नाम से करेगी और एज ए लिविंग पर्सन काम करेगी। ठीक है, वो सारे काम करेगी जो एज ए लिविंग पर्सन कोई पर्सन कम कर सकता था। ओके, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है, यानी कि कंपनी की एक अलग पहचान बन गई है। अब कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपने नाम से करेगी। कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से, जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया है। यानी कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है विद ए परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है बेटा? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह होता है किसी एक पर्सन की डेथ से, किसी एकाधिक शेयर होल्डर की डेथ से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। एंड एक कॉमन सील। बेटे कॉमन सील क्या होता है? कंपनी को रजिस्ट्रार की तरफ से एक स्टैंप मिलती है, उस स्टैंप को यूज करके कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है या कोई भी काम होते हैं वो स्टैंप के साथ करती है। यानी कि ये स्टैंप इस बात का प्रूफ है कि ये जो काम है ये किसने किया है? कंपनी ने किया है। ओके बेटा, तो ये क्या है कंपनी की डेफिनेशन? ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे क्रिएट किया उसको? क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। इन्हीं सबको, इन्हीं सारे पॉइंट्स को, डेफिनेशन को हमने उसके फीचर में भी दे दिया। ठीक है, तो उसके फीचर पढ़ते हैं, इसके फीचर क्या क्या हैं। ओके, तो कंपनी के फीचर में आते हैं हम। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन। अब बेटा ये इनकॉर्पोरेशन क्या है? जब हम कंपनी को कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है, तब हम ये मानते हैं कि ये हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, यानी कि रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हमारे लिए क्या होता है? कंपनी को किसी भी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कराना, मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेट कराना। ठीक है, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लेते हैं। सेकंड फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसकी एक अलग पहचान हो गई है अपने नाम से। कंपनी क्या हो गई है बेटा? अलग पहचान हो गई है अपने नाम से। जैसे अगर हम मान लो एबीसी लिमिटेड, कंपनी के नाम को हमने एबीसी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, तो अब एबीसी लिमिटेड के नाम से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कंपनी के नाम से होगा जो कुछ भी होगा। ठीक, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी, किस नाम से? एबीसी लिमिटेड के नाम से खरीदेगी। कोई भी केस करेगी कंपनी अपने नाम से करेगी, किसी के ऊपर एबीसी लिमिटेड के नाम से करेगी।
तो सेपरेट लीगल एंटिटी बनने का मतलब ये होता है कंपनी को एक अलग पहचान मिल गई। अब जो कुछ भी होगा उस नाम के साथ होगा। ओके बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ये कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, इसको हमने लॉ के थ्रू क्रिएट किया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल पर्सन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, किसी एक आधे शेयर होल्डर की डेथ से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअसली कंपनी चलती रहेगी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की बेटा लिमिटेड लायबिलिटी होती है किसके? मेंबर्स की, कंपनी की नहीं बेटा। किसकी लिमिटेड लायबिलिटी है? मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कितनी? इसके पीछे दो तीन केसेस हैं, इसको अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके थ्रू रन होती है बेटे? डायरेक्टर्स करते हैं। कंपनी का सारा काम कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। तो सारा मैनेजमेंट कौन हैंडल करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स। कॉमन सील, इसका मतलब क्या है? कंपनी को एक कॉमन सील मिलती है, यानी कि कॉमन स्टैंप मिलती है, जिसके थ्रू कंपनी अपने सारे काम करती है बेटा। ओके, आगे पढ़ते हैं अब जरा इसको। अब बेटा क्या है हमारा? काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है बेटा वन पर्सन कंपनी, यानी कि जब एक ही पर्सन कंपनी को खोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वन पर्सन कंपनी। एक बेटा फॉर्म ये होती है प्राइवेट कंपनी, एक क्या होती है? हमारी पब्लिक कंपनी। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लेते हैं। वन पर्सन कंपनी में जो कंपनी का मेंबर होगा, शेयर होल्डर होगा, वो सिर्फ क्या होगा? एक ही होगा। और वो कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। बेटे किसी भी पर्सन को रेजिडेंट कब बोलते हैं? जब वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तब उसको इंडिया का रेजिडेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, कोई भी पर्सन जो वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, वो कब खोल सकता है? जब वो इंडियन सिटीजन हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। इंडियन सिटीजन होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब होगा? जब वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो, ठीक है, तब वो खोल सकता है, ठीक है। अब क्योंकि एक ही पर्सन है, बाई चांस उसको कुछ हो जाए तो कंपनी क्या चलेगी? बेटा कंपनी को एक नॉमिनी रखना भी कंपलसरी है। वन पर्सन कंपनी को क्या रखना कंपलसरी है? नॉमिनी, यानी कि इसका एक नॉमिनी होता है जो उसके बाद जिसको एकदम से हैंडओवर कंपनी हो जाती है। ओके, नोट फॉर, वो कहता है, आगे देखो क्या कह रहा है ये। तो ये हमारा क्या है? नॉट फॉर चैरिटेबल एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, यानी कि वन पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पज से नहीं खोल सकते, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से भी नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस ही करना है आपको। ओके, इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? हमारी 50 लैक्स तक है। तो हमारे लिए क्या है ये? इक्वल टू, या हमारे लिए क्या है? इसकी पेड अप कैपिटल बेटा हमारी कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू या लेस देन 50 लाख होने चाहिए। ओके, एवरेज एनुअल टर्नओवर उसकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हमारे किस में होने चाहिए? वन पर्सन कंपनी में होना चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी की बात करें तो बेटा प्राइवेट कंपनी के नाम से पता चला प्राइवेटली हैंडल कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो एक प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो मिनिमम बेटे 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200 होते हैं, ठीक है। नेम किस नाम से एंड होता है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप कोई भी कंपनी खोलोगे उसका जो भी नाम होगा लास्ट में क्या लिखोगे आप? प्राइवेट लिमिटेड। रेस्ट्रिक्ट, वो कहता है राइट टू ट्रांसफर शेयर, यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर को, क्योंकि प्राइवेट है, यानी कि हमारी पर्सनल है, हम अपने शेयर बाहर पब्लिक को नहीं देंगे। ओके, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें मिनिमम जो प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल है वो पहले से ही हमें शो करनी पड़ती है, भाई इतनी हम मिनिमम रखेंगे, ठीक है। जितना भी हमने उसमें प्रेस्क्राइब किया उतनी ही होगी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम नॉन लिमिट है। लास्ट में उसको लिमिटेड के नाम से अपने नाम को लिखना ही होगा। शेयर्स हम पब्लिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल जितनी वो प्रिस्क्राइब करेंगे अपनी, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, यानी कि जो भी डिसाइड होगा मिनिमम कैपिटल इतनी होगी, वही उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल मानी जाएगी। ओके, तो अब इसका आगे एक और बाइफर्केशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम लायबिलिटी के बेस पे देखें तो कंपनी को 3 तरह से हम देख सकते हैं। ओके, एक तो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके,
अब ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये होता है उसकी जो मेंबर की लायबिलिटी होती है उसके शेयर्स की जो वैल्यू होगी उस तक ही सीमित है। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी की फेस वैल्यू हमारी होती है, मान लो शेयर की 10 रुपए है, कंपनी के जो शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो शेयर होल्डर ने अभी तक पेड अप वैल्यू कितनी है जो दे दी है, वो 6 दे दी है। तो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो अभी तक केवल कितनी बची है, 4 रुपए की लायबिलिटी। यानी कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ अनपेड जो वैल्यू बची है, यानी कि लिमिटेड टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय मेंबर्स, यानी कि जो अभी तक अनपेड है सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी कंपनी के मेंबर की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ओके, उसके बाद हमारा क्या कह रहा है ये, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है, उसके मेंबर की लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड गारंटेड इन एमओए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो इस टाइप की कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया जब कंपनी वाइंड अप होगी तो हम इतना तक लायबिलिटी को झेल लेंगे, यानी कि इतना तक कंट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि उसके जो मेंबर होते हैं वो एक गारंटी देते हैं कि कंपनी अगर बंद होगी तो इतना अमाउंट हम पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड। ये ध्यान रखना, ये जो लायबिलिटी है मेंबर की, जो गारंटी अमाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही होता है। यानी कि जब कंपनी बंद होगी सिर्फ ये लोग तभी देंगे। देखो कंपनी चल रही है तो कंपनी, सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी के पास क्या होती है, एसेट भी होती है। तो सबसे पहले तो कंपनी अपनी ही एसेट को यूज करेगी। ठीक है, फिर भी लास्ट में कुछ फालतू बच जाती है लायबिलिटी, कंपनी के पास कुछ नहीं बचा, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे जितने इन्होंने गारंटी दी होती है सिर्फ वो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इस केस में क्या होता है, एनी टाइम ये जो 4 रुपए बचे थे वो एनी टाइम हम कभी भी शेयर होल्डर से मांग सकते हैं। ओके बेटा, मान लो 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए शेयर होल्डर दे चुके हैं, तो 4 रुपए की लायबिलिटी है, ये 4 रुपए की लायबिलिटी कभी भी मांगी जा सकती है। लेकिन गारंटी के केस में जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अगर कंपनी सारी लायबिलिटी पे करने के बाद कंपनी के बाद एसेट खत्म हो गई और लायबिलिटी अभी भी बाकी है, तो ऐसे केस में फिर जितनी की गारंटी होगी वो उसके मेंबर्स पे करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी बेटा क्या होती है, अनलिमिटेड का मतलब उसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि जब कंपनी की सारी एसेट बिक जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद वाइंडिंग अप के टाइम में जो भी कमी पड़ेगी वो क्या करेंगे, उसके शेयर होल्डर्स से पे किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। यानी कि जैसे पार्टनरशिप में होता था कि अगर पैसे कंपनी के पास खत्म हो गए तो घर की प्रॉपर्टी बिकेगी, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ये केस बेटा इंडिया में बहुत ही कम होता है, अधिकतर बाहर होते हैं इस तरह की। अनलिमिटेड लायबिलिटी नॉर्मली वही लोग रखते हैं जो अपनी कंपनी की गुडविल बनाना चाहते हैं, वो ये सिक्योर करना चाहते हैं सब शेयर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स को कि तुम्हारे पैसे डूबेंगे नहीं, यानी कि नहीं दिए जाएंगे तो हर शेयर होल्डर अपनी जेब से देगा फिर अपने शेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल क्या है, एमवे कंपनी। एमवे तो सबने नाम सुना होगा, एमवे कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो एमवे क्या है, एक अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है बेटा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कंपनी लिमिटेड जो है बाय गारंटी, ये किस टाइप की कंपनी होती है, स्पेसिफिक फॉर्म यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका काम ज्यादा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, या क्लब्स या चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई जिसमें मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। ठीक है, ये गारंटी देती हैं। तो ये तीन तरह की हमारी क्या होती हैं, कंपनी होती हैं, जो किसी भी तरह का, वैसे ज्यादातर 99% कंपनी जितनी भी होती हैं वो ये होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर से लिमिटेड होती है, ये हमारी 99% चलती है। इन दोनों के चांस हमारे 5% और इसके तो 1% है इंडिया में। ठीक है बेटा, तो ये भी एक बाइफर्केशन थी हमारी किसकी, काइंड्स ऑफ कंपनी है लायबिलिटी के बेस पे अगर हम करें तो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये कंपनी, कोई कंपनी हम खोल रहे हैं तो वो क्या होगी, उसके लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी होगी वो। ठीक है, जब भी कोई कंपनी खोलते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी खोले, प्राइवेट खोले, पब्लिक खोले, ठीक है, वो डिसाइड पहले ही हो जाता है कि ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये है या ये है। वैसे मैक्सिमम जितनी भी होती है हमेशा ये होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्लासेस ऑफ शेयर्स। कितने तरह के शेयर्स हमारे होते हैं। ओके, क्लासेस ऑफ शेयर में हमारा क्या है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होता है, एक हमारा होता है इक्विटी शेयर। अब दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देखते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है किसके, टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा,
ये हमें पता है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट। यानी कि प्रेफरेंशियल राइट का मतलब अब जब भी प्रॉफिट बटेगा तो वो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, फिर बाद में इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। इनका रेट ऑफ डिविडेंड बेटा फिक्स होता है, यानी कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि 10% है, 20% है, वही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, कैपिटल वापस करते हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। इनके पास जो वोटिंग राइट है बेटा कुछ ही सर्कमस्टेंसेज में है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट हमेशा होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कुछ काइंड्स भी हैं, लेकिन इक्विटी शेयर एक ही तरह के हैं। तो ये हमारा कुछ राइट्स हैं किसके पास, प्रेफरेंस शेयर्स के पास। ठीक है, और लेकिन इक्विटी शेयर के लिए क्या बोला है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो हमारे लिए क्या है, इक्विटी शेयर्स है। ओके, तो यहां पर क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो यहां पर जो काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू डिविडेंड, अगर डिविडेंड के रेफरेंस से देखें तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब तो बेटा ये होता है कि उनका जो डिविडेंड है, तो क्यूमुलेटिव में हमारा क्या होगा, उसका जो डिविडेंड है, ठीक है, अगर मान लो कंपनी को पहले साल में क्या हो गया, लॉस, और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, पहले साल में क्या हो गया, लॉस, और कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तो ऐसे केस में दूसरे साल में फिर जो पहले साल का हमारा प्रॉफिट था वो भी मिलेगा और दूसरे साल का जो है वो भी मिलेगा। क्यूमुलेट का मतलब प्रॉफिट जुड़ता रहेगा। कंपनी देखो प्रॉफिट डिविडेंड कब देती है, जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो पहले हमारा क्या होगा, कंपनी को नहीं देंगे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, लेकिन अगले साल अगर होगा तो जो पिछला बचा था वो भी देंगे, क्यूमुलेट हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब पहले साल अगर नहीं दिया तो खत्म, दूसरे साल जब प्रॉफिट होगा तो सिर्फ दूसरे ही साल का देंगे, एक का ही, दोनों का नहीं देंगे। तो ये क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है, जो क्यूमुलेट नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्यूमुलेट पहला और दूसरा दोनों आ गया। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है बेटा, क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देते हैं डिविडेंड किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद किसको देते हैं, इक्विटी शेयर्स को देते हैं कुछ परसेंटेज, फिर बाद में ये परसेंटेज हम पहले डिसाइड कर लेते हैं भाई, पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को, बाद में इतना देंगे किसको, इक्विटी शेयर्स को, और उसके बाद जो बचेगा हमारा, वो जो बचेगा वो भी पार्टिसिपेट, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो सारा का सारा किसका होगा, इक्विटी शेयर्स का होगा। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी कुछ बचता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि पहले देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर कुछ परसेंटेज देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फिर जो अगर वो पार्टिसिपेटिंग होगी तो वो बाकी बचे कुचे में भी पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग होगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है, यानी कि अगर कन्वर्टेबल है प्रेफरेंस शेयर तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल है तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होंगे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल मतलब कुछ टाइम के बाद उनके पैसे हमें क्या करने पड़ते हैं, वापस ही करने पड़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 ईयर्स का टाइम है। ठीक है, उसके बाद कुछ है हमारे नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल वो है जो सिर्फ और सिर्फ वाइडनेस अप के टाइम पे ही जिनके पैसे वापस किए जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल एंड स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो बेटा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें यह भी लिखना पड़ता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट हम रेज कर सकते हैं पब्लिक से एज ए शेयर कैपिटल। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब कंपनी की मर्जी है, जैसे मान लो कंपनी ने डिसाइड कर लिया भाई हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए होगी, तो अब कंपनी की मर्जी है ये 10 लाख रुपए वो पहले ही साल में मांग ले, या एक बार शेयर इशू करके 20 लाख रुपए मांग लिए, या मान लो भी 2 लाख रुपए मांग लिए, सॉरी 2 लाख रुपए मांग लिए, बाकी 8 लाख बाद में कभी शेयर इशू करके मांग लिए। तो अपनी होल लाइफ टाइम में जितना मैक्सिमम अमाउंट हम रेज कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल।
जनरली क्या होती है, कंपनी सारी ऑथराइज शेयर कैपिटल पहले ही नहीं डिमांड करती, क्या करती है, थोड़े थोड़े करके शेयर इशू करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। मान लो हमने, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई टोटल कितने हैं, 1 लाख शेयर हो गए, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, ये हमारे क्या है, लैक्स में, 1 लाख शेयर्स, इसको लैक कर लेते हैं, 1 लाख शेयर है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी बेटा, 10 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब कंपनी को 10 लाख की अभी जरूरत नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है, अभी सिर्फ 20,000 शेयर इशू करे हैं, यानी कंपनी ने इशू किए केवल कितने शेयर, 20,000 शेयर, 10 रुपए के हिसाब से, तो बेटा कितना हुआ, ये 2 लाख रुपए हुए, यानी कि यहां पर तो क्या है, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का है, यानी कि 10 लाख रुपए तो मैक्सिमम कैपिटल है दैट कैन बी रेज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन कंपनी जनरली क्या करती है, उससे कम ही रेज करती है और धीरे धीरे करके नीड के अकॉर्डिंग करती है शेयर इशू। तो पहले मान लो कंपनी ने केवल 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से, कितना रेज किया, सिर्फ 2 लाख रुपए रेज किया, तो देखो यहां पर 1 लाख में से सिर्फ 20,000 शेयर ही हमने इशू किए, तो जो इशू नहीं किए उसको बोलेंगे अनइशूड, जो इशू कर दिया उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 लाख शेयर, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए, इशूड जितना इशू कर दिया अभी तक वो इशूड शेयर कैपिटल, यानी कि 20,000 मान लो हमने कंपनी ने इशू कर दिया तो ये इशूड है, तो कितना इशू नहीं किया, 80,000 शेयर हैं जो अभी भी इशू नहीं हुए 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, अनइशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यानी कि इसी ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है, दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन के लिए हमने इशू कर दिया है। अब हमने तो इशू कर दिया, लेकिन क्या पब्लिक सारे शेयर लेगी, जरूरी तो नहीं है। देखो कंपनी पब्लिक को पसंद आ रही है तो जितने इशू किए सारे सब्सक्राइब कर लेगी पब्लिक, लेकिन ये भी हो सकता है कि पब्लिक को कंपनी पसंद नहीं आ रही, हमने इशू कर दिया लेकिन पब्लिक ने लिया ही नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर मान लो हमने ऐसे ही मान लिया कि 18,000 शेयर के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने ले लिया 18,000 शेयर, तो कितने अनसब्सक्राइब रह गए, 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हमारे लिए क्या है, अनसब्सक्राइब्ड हो गया। तो सब्सक्राइब कौन से, जो पब्लिक ने ले लिए, अनसब्सक्राइब वो जो पब्लिक ने नहीं लिए। तो क्या बोल रहे हैं इसको, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, यानी कि इशूड शेयर का ये क्या है, शेयर कैपिटल का पार्ट है, विच हैज बीन सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब पब्लिक ने कर लिए, ये क्या है, पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, इसी का ही पार्ट है जो सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। इसकी और बाइफर्केशन करें सब्सक्राइब की, ठीक है, तो क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी दो हो सकती है, अब कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड, ठीक है। अब मान लो हमने सब्सक्राइब कितने, पब्लिक ने कितने शेयर ले लिए थे, 18,000 शेयर ले लिए थे एट द रेट ऑफ, जो 10 रुपए का एक शेयर था, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो बेटा कंपनी क्या करती है, ये 10 रुपए कई बार ऐसा होता है एक साथ मांग लेती है और कई बार ऐसा होता है ये 10 रुपए थोड़े थोड़े करके मांगती है। तो कंपनी ने मान लो अभी तक इस 10 रुपए में से 6 रुपए मांगे हैं, यानी कि 18,000 शेयर पर कंपनी ने कहा भाई अभी 6 दो, अभी 4 रुपए हम बाद में मांगेंगे। तो जितना कंपनी ने मांग लिया वो हमारे लिए क्या है, कोल्ड अप कैपिटल। जितना नहीं मांगा, यानी कि 18,000 शेयर पर 4 रुपए अभी तक नहीं मांगे कंपनी ने, 10 रुपए का शेयर था ना, 10 में से 6 तो मांग लिए, 4 नहीं मांगे, जो नहीं मांगे वो अनकोल्ड है। तो क्या कह रहे हैं इसको, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच हैज बीन कोल्ड, या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है जो कोल्ड कर लिया, यानी मांग लिया, ये जो नहीं मांगा है, ओके। अब जो मांग लिया, शेयर होल्डर हो सकता है पूरा दे दे, हो सकता है कुछ ना दे, तो पेड अप कैपिटल वो है पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन पेड बाय शेयर होल्डर, जो दे चुका वो पेड अप। अगर मान लो हमने मांगे और किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए तो उसको क्या बोलेंगे, अनपेड, अनपेड या क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब जो हमने अभी तक नहीं मांगा था, ये 4 रुपए हमने अभी तक नहीं मांगा था, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसको मांगे ही ना अभी, ठीक है, रिजर्व कर लें कैपिटल को कि यार बाद में कभी जब कंपनी बंद होगी जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे, या होता है बेटा क्या, अनरिजर्व कैपिटल, जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अभी नहीं मांगा बाद में मांग लेंगे, मतलब ये 4 रुपए बाद में मांग लेंगे। अगर रिजर्व कर लिया हमने, रिजर्व का मतलब पार्ट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल क्या होगा, ये इज कोल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो कंपनी जब बंद होगी तभी मांगेंगे, तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिजर्व कैपिटल। अनरिजर्व तब बोलेंगे रिजर्व नहीं किया हमने, अभी नहीं मांगा, कोई बात नहीं, ले लेंगे, मांग लेंगे, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल कॉल्ड लेटर, जो बाद में अभी मांगेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अनरिजर्व कैपिटल, ठीक है बेटा।
तो ये कुछ हमारे जो फॉर्म्स हैं किसकी, शेयर कैपिटल की हैं, कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बेटा दो टर्म आपके सामने आएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक है, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसके दो बाइफर्केशन इस तरह से भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ठीक है, एक होगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड का मतलब है हमने, पब्लिक ने इतने शेयर ले लिए, और फुल्ली पेड का मतलब सारे पैसे हमने जो मांगे उसने दे भी दिए, फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का मतलब क्या है, सब्सक्राइब तो 18,000 शेयर पब्लिक ने ले तो लिए, लेकिन उसके सारे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए कैसे नहीं आए, या तो हमने मांगे ही नहीं, अनकॉल्ड है, या शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं है, अनपेड है, कुछ भी है। तो इसकी बाइफर्केशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितना मांगा कितना नहीं मांगा, जो मांगा दे दिया या नहीं दिया, जो नहीं मांगा क्या वो बाद में मांगेंगे या अभी रिजर्व करके रखा है, या फिर इसका दो हो सकता है फुल्ली पेड या ये, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके बेटा, तो थियोरेटिकल पार्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से घर में थ्योरी को रिवाइज करेंगे, कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से समझे, ये नेक्स्ट आगे के स्टेप के लिए, यानी कि जब क्वेश्चंस करेंगे ये टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगी, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप बाद में अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।